स्टार्ट हो गया, अब हुआ है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बारी बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीबॉडी? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए बेटा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आज का डेट है 18th ऑफ सितंबर 2025। डेट तो गलत नहीं बता रही ना? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ऑडियो वीडियो, अभी ऑडियो पहले यूगल यहां पे बेटा फिक्स करेगा, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अब बताना एक बार, इसने थोड़ी सी ऑडियो में एडजस्टमेंट करी है। हाई पिच है, हाई पिच है युगल, पिच हाई है। अभी नॉर्मल किया है, एक बार आप देखो बेटा कि अभी नॉर्मल किया है, पिच सही है अभी। आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। टू लाउड? इज इट नॉर्मल नाउ? इज इट नॉर्मल नाउ? एक बार बता दीजिए बेटा कि अभी ठीक है। माइक तो बेटा, माइक तो परफेक्ट है, माइक तो बढ़िया है भाई। अब सही है। आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, लेकिन एक बार आप मुझे बता दीजिए कि अब सही आ रही है? नाउ इज इट फाइन? नाउ इज इट फाइन? अभी ठीक है ना? कल के चलो, बहुत बढ़िया बेटा, धन्यवाद। अब बेटा हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है दैट इज पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है ना? चलिए जो, हाँ एक सेकेंड, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अनाउंसमेंट, ब्राइटनेस ज्यादा है बेटा, ब्राइटनेस ज्यादा ही रहेगी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कम है, कुछ कहीं से तो ब्राइटनेस ले लो, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कल की क्लास में, जो अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करना चाह रही थी, तो क्या आप लोग रेडी हैं? देखिए, ये मैं आपको सही बता रही हूं कि ये खासकर की सिर्फ यकीन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैं क्योंकि अभी लक्ष्य में भी ये सेम चीज बताऊंगी, मैं अर्जुना में भी ये सेम चीज बताऊंगी। तो दिस अनाउंसमेंट, दिस सरप्राइज क्या बेटा, सरप्राइज तो क्या ही है, मैं बता ही रही हूं। ये जो भी चीज, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी बहुत ज्यादा, आप ही की नहीं, लक्ष्य के स्टूडेंट्स की भी, अर्जुना के स्टूडेंट्स की भी, कि यूट्यूब पे मेरे कोई बेटा कंप्लीट जूलॉजी के लेक्चर्स नहीं है। कंप्लीट जूलॉजी मतलब मैंने पार्ट्स में पढ़ाया, मैंने उम्मीद में भी पढ़ाया है, मैंने आई थिंक प्रचंड में भी पढ़ाया है, बट मेरे आपको फुल जूलॉजी के कंप्लीट 11-12 के लेक्चर्स वन शॉट कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। एंड स्पेशली बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के अभी सिलेबस काफी सारा, यकीन के स्टूडेंट्स का भी काफी सारा सिलेबस कवर हो चुका है, 11th का काफी सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, 12th के जो हमारे लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफी सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, उनका तो 12th का सिलेबस खत्म ही होने वाला है, 11th का भी काफी सारा लेक्चर बेटा 11th के बच्चों का कवर हो चुका है। तो जस्ट फॉर यू ऑल, मैं यूट्यूब पे कंप्लीट जूलॉजी बाय समाप्ति मैम वन शॉट लेक्चर्स होंगे जो आप लोग के लिए मैं लेके आ रही हूं। देखो इसका फायदा क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं, और ये आई थिंक अक्टूबर फर्स्ट वीक से आने लग जाएगा यूट्यूब पे, मैं आपको बता दूंगी कि कहां पे आ रहा है। इसका फायदा क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 फायदा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके बैकलॉग है। अगर आपको बैकलॉग कवर करने हैं और मुझसे ही कवर करने हैं क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो मान लो, तो आप लोगों को बैकलॉग कवर करने में ये बहुत हेल्प करेगा। नंबर 1 क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, तो रिकॉर्डेड सेशन में टू दी पॉइंट बेटा बात होगी, एनसीईआरटी बेस्ड जो भी अतिरिक्त ज्ञान जितना भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है उस चैप्टर के अराउंड, वो सारी चीजें बेटा सब कुछ कवर होगा उस वन शॉट लेक्चर में जो आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने बैकलॉग्स के अकॉर्डिंग बेटा उसे कवर कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे बेटा भटकते रहते हैं कि ना मेरा ये छूट गया है या मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं कहां से देख लूं, है ना? तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भटकते हो तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। समझ में आ रही है बात? तो भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको फुल जूलॉजी मिलेगी एक जगह पे। और मैं सच्ची में चाहती थी कि मेरा भी कुछ ना मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं यूट्यूब पे। फिलहाल तो मैं वन शॉट लेके आ रही हूं, उसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों की नीड से पहले तक भी प्लान करूंगी, बट फॉर नाउ
आप अपनी बहुत अच्छी बेटा वहां से एक तो बैकलॉग को कवर कर सकते हैं, आप अपने रिविजन्स को वहां से बहुत अच्छे से बेटा कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर तुम्हें 11वीं के लेक्चर्स बेटा रिवाइज भी करने हैं तो आप वहां से कर सकते हो। और आई होप कि तुम लोगों को बहुत अच्छा लगे जो सीरीज में लेके आ रही हूं। और आपको बताऊं, मैंने लक्ष्य का एक चैनल है अपना, वहां पे मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक 3 घंटे का रिकॉर्डेड सेशन डाला था रिवीजन, बच्चों के रिवीजन के लिए, बैकलॉग के लिए, और आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था एक्चुअली, है ना। तो रिवीजन वो क्या बोलते हैं, आप लोगों का फीडबैक इतना अच्छा था उसमें, इसीलिए भी मैंने सोचा कि यार आई थिंक बच्चों को ना ये काम आ रहा है। एंड नॉट ओनली फॉर यू ऑल, आई थिंक यूट्यूब में बहुत सारे बेटा, आई थिंक ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद हमारी इतनी बेसिक फीस को भी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि उनको YouTube में फ्री एक्सेस है, कोई भी यहां से पढ़ सकता है और रिवीजन कर सकता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू ऑल। मेरा सजेशन सिर्फ इतना है आप लोगों के लिए, इन केस यू रियली वांट टू बेटा रिवाइज, अगर आपके सच में बैकलॉग्स है तो आप देखिए, ठीक है ना। अदरवाइज आप लेक्चर्स में, क्लास में जैसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जरूर देखिए। और मैं जब भी उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नीट से पहले भी प्लान करूंगी तो आप लोगों को क्लास में भी मैं अनाउंस कर दूंगी, ठीक है ना। तो थोड़े से जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उनमें लेक्चर्स, देखो मैं कोशिश करूंगी कि क्रिस्प रखूं ताकि आपके ना कम टाइम में पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं सेम टू सेम कंटेंट होगा बेटा, एग्जैक्टली सेम कंटेंट ऑन यूट्यूब। और हम हमेशा कहते हैं पढ़ने वाला बच्चा बेटा कहीं से भी पढ़ सकता है। अगर हम ऐसी चीज आप लोगों के लिए करते हैं, आई थिंक ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। तो यही अनाउंसमेंट है ये लक्ष्य के बच्चों के लिए, आई मीन करेंट 12th में जो हैं, 11th में जो हैं, और ड्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ये लेक्चर्स हैं। आई थिंक आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, ठीक है ना। तो जब भी आप ये लेक्चर्स देखो बेटा, जरूर ना कमेंट्स में ड्रॉप करना कि आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं, क्योंकि आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैं यूजुअली ना बहुत, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूं, मैं बहुत मतलब 8, 9, 10 घंटे के बेटा मैं आप लोगों के लाइव लेक्चर्स लूं लास्ट में आके, उससे अच्छा बेटा दिस इज द राइट टाइम। मुझे लगता है मैं 2 मिनट आप लोगों को बेटा समझा देती हूं, फिर हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कि लास्ट में आते आते मैं आप लोगों के लिए उम्मीद या प्रचंड सीरीज लेके आऊं, फिर आप बेटा एकदम एंड मोमेंट पे जाके रिवीजन करो। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। अगर मैं अक्टूबर से ही आपकी रिवीजन स्टार्ट कर दूं, क्योंकि आपके बैच में मुझे रिवीजन कराना ही है, तो मुझे लगता है अगर दिस इज द राइट टाइम कि अगर मैं अभी से ही आप लोगों को बेटा कुछ ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड कर दूं जहां से आप अपने अकॉर्डिंग बेटा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने बैकलॉग्स के अकॉर्डिंग, अपने बेटा शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हैं, तो आप ना टाइमली अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। और आई थिंक नीट से पहले फिर आप ना बेटा कुछ रैंडमली चीजें नहीं ढूंढेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रैंडमली चीजें नहीं ढूंढेंगे। आपको पता होगा कि मुझे अगर करना है ना तो मैं यहां से कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इसको प्लीज अपने अकॉर्डिंग इफेक्टिवली यूटिलाइज करिएगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, ठीक है ना, बिकॉज आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर यू ऑल। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे बट आप लोगों के लिए मैं करना चाहती हूं, एंड लेट अस सी कि कैसा जाता है सब, ठीक है ना। पर अब हम लेक्चर शुरू करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले रेडी है? हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, हम करने जा रहे हैं समाप्ति एक्सप्रेस बेटा। और सबसे पहले कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था बेटा उसको क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। यस चलिए, चैनल कौन सा होगा बेटा? मैं चैनल वैसे आप लोगों को बता बेटा, कल की क्लास में आपको चैनल बताती हूँ। मेरे एक सेकंड रुको बेटा, क्योंकि ना नया चैनल है ये, आई थिंक ना नया चैनल है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कौन से चैनल पे आने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू कम, एक सेकंड रुको, आई थिंक बेटा ये हमारा एक नया चैनल बना है ना, ये वाला चैनल है PW नीट ऑफिशियल, इस चैनल पे ये आने वाला है। तो मैं आप लोगों को वैसे बता दूंगी, वैसे चैनल यही है बट इसी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब क्या शुरू करें? यस शुरू करें, यस। ड्यूरेशन मैं कोशिश करूंगी कि बेटा देखो जिस चैप्टर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही ड्यूरेशन होगी, बट सबसे बेस्ट बात है रिकॉर्डेड होगा तो आप ना स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं जेन्युइनली बता रही हूं, जिस चैप्टर को जितना टाइम चाहिए उतने टाइम में हम करेंगे, जबरदस्ती का स्ट्रेच भी नहीं करेंगे। और
ऐसा कवर करेंगे कि मैं आपको सच बता रही हूं, उससे आपकी रिवीजन बहुत इफेक्टिव तरीके से हो जाए। ठीक है, अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मैम, अब बेटा एवरीबॉडी अटेंटिव, एवरीबॉडी अटेंटिव, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सपोला चैनल। चलो मैं पूछती हूं, अगर हम कुछ नया चैनल बना सकते हैं, सपोला चैनल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी चैनल होगा हम देखते हैं कि ऐसा कोई चैनल अगर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यही चैनल का अपडेट है मेरे पास, कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगी। अब सुनो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था मैम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हम केमिकल्स की बात करते हैं, हम हार्मोन्स की बात करते हैं। जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। बॉडी की एक्टिविटीज को करने के लिए एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे कहा था एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स हर जगह पे इनरवेट नहीं कर सकते, हर एक सेल पे नहीं जा सकते, इसीलिए हमें एक और सिस्टम चाहिए जो इस तरीके से इफेक्टिव तरीके से हमारे कामों को करा पाए। तो हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। जब हम ग्लैंड्स को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिक्रीशंस बनाते हैं, चाहे फिर वो टीयर हो, चाहे फिर वो बेटा सलाइवा हो, स्वेट हो, सीबम हो, या फिर कहीं वो हार्मोन ही क्यों ना हो। जब हम हार्मोन्स की एक यूजुअल डेफिनेशन कहते हैं तो हम कहते हैं हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, क्योंकि एनर्जी नहीं दे रहे, non-nutrient chemicals that act as intercellular messenger, सेल्स के बीच में मैसेंजर्स का काम करते हैं, क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेके आते हैं बेटा। एंड रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि जो वो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं और बेटा बहुत तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। एंड दे ऑलवेज बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जिनके थ्रू बेटा वो उस एक्शन को कर रहे होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत कम हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स की बात करो तो कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टम, एडवांस होता है सिस्टम, और उसमें कई सारे बेटा हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना। फिर जब हम बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, तो मैंने कहा कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और कुछ बेटा डिफ्यूज्ड सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम आगे लास्ट में चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे जीआई ट्रैक्ट में है, हमारे हार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं बेटा हमारे किडनीज के बारे में, लिवर के बारे में, जिसके बारे में हम लास्ट में बेटा चैप्टर के डिस्कस करेंगे। दी अदर बेटा स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। मेजर जो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स में हमने पढ़ा बेटा, मैंने आपको सारे बताए थे, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बेटा मैंने आपसे कहा कि हाइपोथैलेमस को हमने वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स में नहीं रखा, क्योंकि मेजरली उसे एक्चुअल में कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसमें होते हैं आपके न्यूरॉन्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जो कि एक्चुअल में हार्मोन्स बनाते हैं। बट वो नर्वस सिस्टम का, वो आपके ब्रेन का बेसिकली पार्ट, आपके ब्रेन का पार्ट बेसिकली माना जाता है। क्योंकि जब हम वैसे भी ग्लैंड्स को डिफाइन करते हैं तो हम ग्लैंड्स को ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशंस के लिए, वहां पे पढ़ते हैं। बट हाइपोथैलेमस आपने कहा कि उसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, जो हार्मोन्स बनाते हैं। हाइपोथैलेमस मैंने आपसे कहा था, जो भी ब्रेन से रिलेटेड बेटा आपने ग्लैंड्स पढ़ोगे ना, आप चाहे हाइपोथैलेमस पढ़ो, पिट्यूटरी पढ़ो, पीनियल पढ़ो, यहीं पे याद रख लो कि इनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है। किस तरीके से? मैंने आपसे कहा था कि आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका पिट्यूटरी है, दोनों कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल सर्कुलेशन। ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, इसके एक्सॉन टर्मिनल से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, वे इस पोर्टल सिस्टम में रिलीज होते हैं और पोर्टल सिस्टम के थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। सपोलो, यहां से हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। और यहां पे कुछ बेटा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं जो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटर करते हैं, क्योंकि दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते। सारे हार्मोन्स आप ज्यादातर पढ़ते हो एंटीरियर पिट्यूटरी के सपोलो होते हैं। और मैंने ये कहा था कि हाइपोथैलेमस के दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, रिलीजिंग टाइप, इनहिबिटिंग टाइप। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। तीन हार्मोन्स जिसके आपने रिलीजिंग टाइप्स पढ़े हैं, बता दो, तीन हार्मोन्स जिसके आपने रिलीजिंग टाइप पढ़े हैं, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग टाइप पढ़े हैं। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। PRL का मतलब रिलीजिंग नहीं है, PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। याद आ रही है बात? PRL इज नॉट रिलीजिंग, PRL मींस प्रोलैक्टिन। PRH का मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। PRL, RH,
PRLIH, MSHRH, MSHIH, जिसका नाम है रिलीजिंग, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करके हार्मोन्स की सिंथेसिस और रिलीज करवाएगा, जिसका नाम इनहिबिटिंग हार्मोन है। वो रिलीज और सिक्रीशन को नहीं करवाएगा बेटा। 3 हार्मोन जिसके सिर्फ रिलीजिंग टाइप पढ़े आपने, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये आपके सबका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस केवल एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर कर सकता है, तभी तो वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करे, तो GnRH का भी काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करना और एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन्स की रिलीज करवाना, यानी कि FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन जिसका सिर्फ रिलीजिंग टाइप था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH-RH रिलीजिंग हार्मोन, जिसको कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH को रिलीज करवाता है। और तीसरा हार्मोन जिसका सिर्फ रिलीजिंग टाइप होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH को रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का क्या काम है? वैसोप्रेसिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में। तुमने पढ़ा है कि इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, डायूरेटिक का मतलब होता है जो डायूरेसिस करवाए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपोजिट ऑफ डायूरेसिस, ये वाटर का लॉस नहीं होने देगा यूरिन में से। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है। आपके कहां से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा? ये आपके कलेक्टिव रग में से, आपके बेटा DCT में से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं, आपको याद होगा मैंने उस चैप्टर में लिखवाया है, अगर ये हार्मोन नहीं है तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग या मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मिल्क को इजेक्ट कराने के काम में आता है, बाहर निकालने के काम में आता है, सिंथेसिस नहीं कराता। सिंथेसिस प्रोलैक्टिन करवाएगा। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है बर्थ हार्मोन, क्योंकि यूट्रस की मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, जिससे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होगी तो चाइल्ड बर्थ होगा, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को रिवाइज कर चुके हैं, फिर भी एक्सक्यूजेस दोगे तो एक्सक्यूजेस ही देते रहोगे बेटा। बहुत मेहनत लगती है इसको रिवाइज कराने में, गले की बैंड बज जाती है, पर आप लोगों के लिए यूजफुल है, इसीलिए कराया जाता है। आई होप आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया हो। क्या अब हम बेटा टॉपिक शुरू करें आज का? अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये तो मैं बताना भूल गई। कल मैं चाय बना रही थी और मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर रही थी। मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को रिलेट करता है कि नहीं, युगल को एक बार भेजना रिलेट करता है कि नहीं, बट मैंने सोचा आप लोगों से ऐसे थोड़ी बहुत बात कर लिया जाए। 1-2 मिनट आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है आपको लगता है कि यार नहीं पढ़ते हैं, मैम भी सुन रही हैं, देख रही हैं, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद भेज देना। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना? बहुत रैंडम मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? व्हाट आर हेरिंग्स बॉडी? हेरिंग्स बॉडी अतिरिक्त ज्ञान में मैंने बताया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के। आज मैं वापस से वैसे आपको बताऊंगी। तो आपकी जो न्यूरॉन्स होती है ना, वो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, जिसकी न्यूक्लियाई यानी कि सेल बॉडी हार्मोन्स बना रही है, ये डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जा रही है। इसके एक्सॉन के टर्मिनल पे हार्मोन स्टोर होते हैं, उन साइनेप्टिक नॉब्स को बोला जाता है जिनमें हार्मोन स्टोर हैं, हेरिंग्स बॉडी, ठीक है ना? यस। अब हम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोलो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। आपको ऑलरेडी पता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ा है, जो ऑर्गन नंबर 2 के बेसिस पर बेटा इनकी नेमिंग होती है, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, ठीक है ना? अब जब मैं बेटा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो कुछ बेसिक पॉइंट सबसे पहले लिखते हैं। सपोलो फटाफट से हाथ चलाना, जो बेसिक बातें हैं जल्दी जल्दी से लिखना है, सिर्फ पोथियां नहीं बनानी है ना, यहां पे छापना है चीजों को, तो फास्ट फास्ट हाथ चलाना। मैम आप ऑलरेडी बता चुके हो कि ब्रेन में जितनी भी चीजें हमने एसोसिएटेड पढ़ी, उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल ओरिजिन ही होगा। इसकी भी ओरिजिन एक्टोडर्मल ओरिजिन है, सिंपल सी बात है। सपोलो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में याद आ रहा है, एक बोन पढ़ी थी हमने। कौन सी बोन बताओ आप? जिसमें होती है कैविटी, जिसे कहा जाता है सेला टर्सिका, जिसके अंदर पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होती है। बताइए कौन सी हड्डी थी? क्या वो हड्डी थी स्फीनॉइड? स्फीनॉइड में होती है, स्फीनॉइड हैज सेला टर्सिका, द बोनी कैविटी, सेला टर्सिका,
अ बोनी कैविटी दैट एनक्लोजेस पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस। बोनी कैविटी which encloses pituitary gland। और जैसा कि आप बेटा एक और पॉइंट बता रहे कि मैम दिस इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला मास्टर ग्लैंड? ये रीजन भी आपको ऑलरेडी पता होगा। देखो, मास्टर को कंट्रोल करता है मास्टर ऑफ मास्टर, बट इसको मास्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। ये आपके, हाँ, स्फीनॉइड बोन बटरफ्लाई लाइक था, बहुत सही। वो खोपड़ी जो बेटा एक्सप्लोड करके मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी, उसमें सेंटर में एक ऐसे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर था जिसके जो साइड्स थे ना वो यहां पे दिख रहे थे। जिन्होंने अच्छे से देखा होगा उनको याद आ रहा होगा, है ना। और बेटा जब मैं बात करती हूं कि इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसे मास्टर ऑफ मास्टर इसीलिए बोला, सॉरी, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसे मास्टर इसीलिए बोला क्योंकि ये आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बेटा, बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। आपके ओवरी को कंट्रोल कर रहा है, आपके टेस्टिस को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली इसके जो हार्मोन्स होते हैं वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। अभी देखोगे एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो निकलेगा कि नहीं, वो इसके कंट्रोल में है। थायराइड का हार्मोन निकलेगा कि नहीं, वो इसके कंट्रोल में है। ओवरी और टेस्टिस से हार्मोन्स निकलेंगे कि नहीं, इसके कंट्रोल में, बिकॉज इट कंट्रोल्स मेनी अदर ग्लैंड्स। ठीक है ना, कंट्रोल्स मेनी अदर ग्लैंड्स। मुझे 5 मिनट देना है ना। कंट्रोल्स मेनी अदर ग्लैंड्स, ठीक है। अब बेटा जी मैं अगर, अब देखो ये रिपीटेड डायग्राम है तो इसको बनाने में ज्यादा पेंटिंग मत करना, जल्दी से बनाना, क्योंकि कल आप ऑलरेडी बना चुके हो। और आपको ना बेटा मैं ना नए पेज से बनाती हूँ, एक्चुअली नए पेज से बनाऊंगी तो मेरे पास ना फ्लो चार्ट लिखने के लिए इजी हो जाएगा। यू ऑलरेडी नो पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। बस इनके नाम लिखेंगे, इनमें जो लोब्स होते हैं उसके बारे में लिखेंगे, इनके जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। डन 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 हो गया है तो बेटा एक बारी मुझे बता दो। डन हो गया है तो मुझे एक बारी बता दो। आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। बहुत शानदार बेटा, वेरी गुड। आपके पास जगह होगी, आप यहीं पे लिखना बेटा, ठीक है ना। आपके पास जगह है, आप यहीं पे लिखना, यहीं पे बनाना। हम पोर्ट्रेट में बना लेना, नॉर्मल अगर आपकी साइज है कॉपी की ना, पोर्ट्रेट में बना लेना, यहीं पे फ्लो चार्ट में। अलग से पोथियां बिल्कुल नहीं बनाने की जरूरत है। कल हमने सेम यही स्ट्रक्चर बनाया था सपोलो, एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर बनाया था, वही बनाने वाले हैं, ठीक है ना। कि मैम ये हमारा स्ट्रक्चर था जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस, वापस से देखो रिवीजन हो रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कैसे कनेक्टेड है बच्चावाड़ी? ये है आपका एंटीरियर, ये है आपका पोस्टीरियर, इन फंडिबुलम की मदद से कनेक्टेड है। मैम अब यहीं पे हम डिफरेंसेस लिख लेंगे कि ये होता है बेटा जी, ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी। एक्चुअल में 75% ऑफ द पिट्यूटरी इज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को और किस नाम से जाना जाता है? या तो एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दो बेटा, या तो बोल दो एडिनो हाइपोफाइसिस, या तो बोल दो एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड रिमेंबर मैम क्लास में हमेशा आपको बोलती है, जितना ज्यादा अटेंटिवली क्लास में सुनोगे बाद में उतना टाइम सेव होगा। तो समझते जाओ, लर्न करते जाओ, वही आपके लिए सबसे इफेक्टिव है। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोला जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। बहुत छोटे छोटे से इनके बारे में बेटा हमें पॉइंट्स लिखने हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसे डब्बे में डाल दो। जैसा कि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, एडिनो हाइपोफाइसिस आपका 75% ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस इज जस्ट 25% ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैं इसको लिखूंगी कि ये 75% पोर्शन ये होता है,
और मैम 25% पोर्शन ये होता है, 25% पोर्शन इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपकी जो पिट्यूटरी है ना बेटा, ये पिट्यूटरी जो होती है ना, ये अंदर से, रिवाइज भी करते जाओ, बोलते भी जाओ मैम, एंटीरियर पिट्यूटरी अंदर से दो लोब्स में डिवाइडेड होती है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, whereas the posterior pituitary just has one lobe that is called as pars nervosa। तो इंटरनली जब आप देखते हो तो आप ऐसे बना भी सकते हो कि मैम हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसमें हम ऐसे दो लोब्स बना सकते हैं। हालांकि ह्यूमंस के केस में तो जो ये इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज्ड होती है विद पार्स डिस्टालिस, तो आप ऐसे बना सकते हो ऐसे, और पहले यहां लिखो, पहले यहां इसके पॉइंटर्स में ऐड करो, ठीक है ना। यस, यहां पे हम लिखते हैं हैज टू लोब्स बेटा, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। बोर्ड को मौत आ जाती है सबसे पहले पढ़ाने से पहले, ठीक है। और बेटा यहां पे हम कह सकते हैं हैज वन लोब, पार्स नर्वोसा। फायदा कुछ नहीं है यहां पे वैसे, क्योंकि ये भाई साहब के तो खुद के कोई हार्मोन्स है ही नहीं। जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी के पढ़ते हो वो सारे हार्मोन्स तुम किसके पढ़ते हो, एंटीरियर पिट्यूटरी के पढ़ते हो। और देखो जैसे कि अगर तुम यहां पे देखोगे ना बेटा, मैं कह रही हूं कि मैम ये हमारा क्या है, ये हमारा पी फॉर पार्स में लिख दे रही हूं, ये डिस्टालिस है, ये पार्स डिस्टालिस है, ठीक है। ये मैं क्या कह रही हूं बेटा, ये हमारा है पार्स इंटरमीडिया। इसका वैसे भी तुम एक ही हार्मोन पढ़ते हो, जैसा कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ओनली वन हार्मोन, ओनली वन हार्मोन एमएसएच। बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी इसे स्टार मार्क करना, जो अलग होता है ना उसमें से क्वेश्चन देते हैं, ओनली वन हार्मोन एमएसएच। बट हमारे केस में तो हम बोलते हैं, वैसे भी हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारी जो पार्स इंटरमीडिया होती है इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड, मर्ज्ड मतलब मिली हुई होती है, फ्यूज्ड होती है विद पार्स डिस्टालिस। तो ये वाला पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, और स्टार मार्क क्योंकि अलग पॉइंट है ना। तो इन ह्यूमंस हम कह रहे हैं दैट इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड, इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड, ऐसा ही लिखा है एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद डिस्टालिस, विद डिस्टालिस, ठीक है जी। मैम जितने भी हार्मोन्स आप पढ़ाओगे ना, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो एमएसएच हो, चाहे वो एसीटीएच हो, चाहे वो टीएसएच हो, चाहे वो एफएसएच हो, चाहे वो एलएच हो, सारे हार्मोन्स बेटा हम किसके बताएंगे, सारे हार्मोन्स बेटा हम हमारे पास डिस्टालिस या हम कह देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बताएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। हम यहां पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, नो हार्मोन ऑफ इट्स ओन। भाई रंगीन यहां पे होली बन रही है बेटा, कहीं पे कोई भी रंग जा रहा है। नो हार्मोन्स ऑफ its own stores to hypothalamic hormones। अब बेटा जैसे हमने कल हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को कवर किया था ना, जैसे हमने कल हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को कवर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स को लिखेंगे। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। ये सारा लर्न भी हो गया साथ के साथ, हुआ कि नहीं। 2-3 एडिशनल पॉइंट्स तुमने शायद नए पढ़े, बाकी तुम्हें ऑलरेडी आते थे, आते तो शायद बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट यही एक पॉइंट था जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरमीडिया ओनली एमएसएच, बाकी सारे हार्मोन्स जितने भी मैं बताऊंगी ना बेटा वैसे इसी के होंगे। लेकिन हमारे केस में तो हम वैसे भी कहते हैं हमारी इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस। एंटीरियर पिट्यूटरी और इसके अपने हार्मोन्स होते हैं, मोस्टली सारे हार्मोन्स जो आप पढ़ते हो वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पढ़ते हो। ये बेचारे के तो अपने वैसे भी कोई हार्मोन्स नहीं होते, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है आपके हाइपोथैलेमस के, दो हार्मोन्स को स्टोर करता है, जिसके बारे में हम कल की क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग बेटा द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हम टेबल बनाएंगे, हम टेबल में बेटा बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, नेम ऑफ द हार्मोन, टारगेट ऑफ द हार्मोन एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन। डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। यस
एवरीबडी डन डन डन। शानदार बेटा, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। इसी जोश को बरकरार रखते हुए पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग कराएंगे आप अच्छी तरीके से इसे समझते हुए बेटा चलिए, और एकदम लर्न भी करते हुए चलिए। ओके, लेट्स मेक दिस टेबल। नॉर्मल पोर्ट्रेट में, अरे यार नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाना जैसे आपने कल की क्लास में बनाया था। फंक्शन के लिए ज्यादा जगह छोड़ना, नेम ऑफ द हार्मोन और टारगेट के लिए तो बेटा कम कम जगह छोड़ना, मैक्सिमम जगह आपको छोड़नी है फॉर दी फंक्शन। ठीक है ना। वैसे भी हम एक एक हार्मोन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कितनी जगह में होने वाला है। ठीक है, ये हमने टेबल बना ली, नेम, टारगेट एंड फंक्शन। ओके, इसको मैं ना कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक दो चाहिए होगा, तो लेट्स कॉपी एंड वी विल बी राइटिंग नेम ऑफ द हार्मोन, वी विल बी राइटिंग टारगेट ऑफ द हार्मोन एंड वी विल बी राइटिंग बेटा द फंक्शन ऑफ द हार्मोन। इसमें डिसऑर्डर्स भी बेटा यहां से स्टार्ट होंगे। कई सारे ग्लैंड्स में ना डिसऑर्डर्स भी दिए हुए हैं बेटा, है ना, कि जैसे यहाँ पे आप पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, डॉर्फिज्म, जाइजेंटिज्म, एक्रोमाइक्रिया, एक्रोमेगाली। थायराइड में डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, एक्सोप्थैलेमिक गोइटर, सिंपल गोइटर, फिर आप क्रिटिनिज्म। तो डिसऑर्डर्स भी साथ साथ आएंगे। इस चैप्टर के डिसऑर्डर्स आपके नीट के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैच द फॉलोइंग में बहुत आए हुए हैं क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहला बेटा हम हार्मोन पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 हार्मोन। कल हमने इस हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन या इनहिबिट करवाने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ा था। इस हार्मोन को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। एंड कल मैंने आपको क्या बताया था बेटा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोक्राइनिन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन। एंड ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफिन। ट्रोफिक का मतलब ही होता है ग्रोथ, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। जब आप बेटा वर्कआउट करते हैं तो आपकी हाइपरट्रॉफी मतलब कि मसल्स की ग्रोथ, तो ग्रोथ हाइपरट्रॉफी। ठीक है ना। तो ट्रॉफिक वर्ड हम यूजुअली ग्रोथ के लिए कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन, ठीक है ना। अच्छा, इसका टारगेट आप ऐसे लिखना बेटा, जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट्स। इसका टारगेट आप ऐसे लिखते हैं, जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट्स। लेकिन मेन जो आप देखोगे ना बेटा कि इसका काम क्या होता है, मेन इसका काम क्या होता है आपको ऑलरेडी पता भी होगा। इसका बेटा काम क्या होगा? मेन आपके जो है इसका काम है आपकी इलोंगेशन मतलब ऑफ बोन्स, ग्रोथ, आपकी मेन ग्रोथ, आपकी जो हाइट बेटा लंबी छोटी जैसी भी होती है वो सब आपके ग्रोथ हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। बेसिकली इट प्रमोट्स द इलोंगेशन ऑफ बोन, है ना। आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको साथ के साथ बताती हूँ बेटा कि आपके ना, वैसे आपने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है बट जस्ट क्योंकि अभी आपके डिसऑर्डर्स भी आएंगे, तो आपकी जो बोन्स होती हैं जब आप छोटे होते हैं बेटा, तो छोटे से जब तक आप प्यूबर्टी तक जाते हैं आपकी हाइट बढ़ रही होती है, राइट। तो आपकी एक्चुअल में हाइट बढ़ती है क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं वो लेंथ वाइज लंबी होती हैं। ऐसे मानो कि हड्डियों के एंड में ना कुछ प्लेट्स होती है, जिन्हें जो सॉफ्ट प्लेट्स होती हैं, जिनकी मदद से एक्चुअल में आप कह सकते हो कि आपकी बोन्स लंबी हो रही हैं। इन्हें एपीफाइशियल प्लेट्स बोला जाता है बेटा, इन्हें एपीफाइशियल प्लेट्स बोला जाता है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद आपकी एपीफाइशियल प्लेट्स जो होती हैं बेटा, क्या फायदा है अपनी हाइट, मैं कमेंट्स इसलिए ऑफ करती हूँ ना, मतलब क्या दिखा क्या रहे हो तुम, तुम्हारी हाइट बताने से क्या फायदा है ये बताओ। तुम 6 फीट के हो, तुम 12 फीट के हो, तुम 20 फीट के हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती वरना विवाद हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए छोड़िए, टॉपिक पे वापस आइए। पता नहीं क्या शो ऑफ कर रहे हैं, लगे पड़े हैं ये बच्चे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, ठीक है। सुनो, तो ये जो बेटा बोन लेंथ वाइज लंबी होती है ना, ये जब आप बचपन से बड़े हो रहे होते हैं तो आपकी लेंथ वाइज बोन लंबी होती है,
और सबकी अलग अलग होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो हमारी बेटा एपीफाइशियल प्लेट्स होती है ना, एक टाइम के बाद ये एपीफाइशियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं, जिसके बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो फीमेल्स में ना ईस्ट्रोजन, इसे ना बेटा सिर्फ सुनना है, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको सुननी होती हैं, जबरदस्ती लिखनी नहीं है, ठीक है, जस्ट बता रही हूं आपको, एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है ना। अब सुनो, जब हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास ये जो बोन्स है जिनमें ये एपीफाइशियल प्लेट्स है ना, ये जब क्लोज हो जाती हैं तो हमारी लेंथ वाइज हड्डी अब लंबी नहीं हो सकती, तो हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लड़कियों के केस में थोड़ा सा क्लोजर ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जल्दी भी हो जाता है, तो लड़के लड़कियों की हाइट में डिफरेंस भी होता है। अब और हमारी कहीं ना कहीं ये ग्रोथ हार्मोन उन्हीं क्या बोलते हैं बोन्स की इलोंगेशन में हेल्प कर रही है ड्यूरिंग द फेज जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। अगर किसी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन हो जाए चाइल्डहुड में, या बहुत कम ग्रोथ हार्मोन हो जाए, तो कैसे ये आपके बेटा बॉडी के स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मेजरली अभी हम ओवरऑल लिख सकते हैं, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और हम कह सकते हैं सपोलो प्रमोट्स elongation of bone, elongation लेंथ वाइज बेटा, है ना, ऑफ बोन्स। तो हाइट पर आपका इंपैक्ट आता है, ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं, वैसे ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है बेटा, ये आपकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी इंपैक्ट करती है। ऑल्सो कंट्रोल्ड, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन बेटा जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो ये प्रोटीन की डिपोजिशन करवाएगी, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने डिटेल में नहीं दिया हुआ तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लेकिन वैसे बता रही हूं, जैसे जब आप ग्रोथ फेज ग्रो कर रहे होते हैं, यही ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट में पता है क्या करता है, इनको तोड़ के बेसिकली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कई किताबों में हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसे डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, पता है, बहुत अतिरिक्त ज्ञान है। डायबिटोजेनिक इसीलिए बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, क्योंकि जैसे डायबिटीज में यूजुअली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चढ़ा हुआ होता है ना, बढ़ा हुआ होता है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है ना, इसको ब्रेक डाउन करती है, तो इसको तोड़ के ब्रेक करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। इसलिए कई जगह पे आप पढ़ोगे डायबिटोजेनिक इफेक्ट, हार्मोन नहीं, डायबिटोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है कि इस हार्मोन का डायबिटोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है ना। बट एनीवे, ओवरऑल जनरलाइज बॉडी पार्ट्स पे इसका इंपैक्ट होता है। ग्रोथ हार्मोन का मेन काम है आपकी लेंथ वाइज बेटा हड्डियों को ग्रो करना, लंबा करना, जिससे कि हमारी हाइट पर बेटा बेसिकली इंपैक्ट आता है, ठीक है ना। नंबर 2 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बाद बेटा नंबर 2 हार्मोन हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नंबर 2 हार्मोन इज योर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। फुल फॉर्म लिखिए बेटा इसका, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली आपके मेलानोसाइट्स जो होते हैं ना, वैसे हमारे में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस तो नहीं समझाई हुई है, दूसरे वर्टिब्रेट्स में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको नजर आता है, बट हमारे बारे में हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं कि इसका टारगेट ऑब्वियसली मेलानोसाइट्स हैं। मेलानोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन योर स्किन, जो आपकी पिगमेंटेशन को रेगुलेट करते हैं बेसिकली, है ना। तो स्किन पे जैसे मौजूद होते हैं आपके मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, आप ओवरऑल लिख सकते हैं। इसके टारगेट्स है आपके मेलानोसाइट्स, बिल्कुल भी ये मेलेटोनिन नहीं प्रोड्यूस करता, मेलानिन नाम का पिगमेंट, तो मेलानिन पिगमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कंट्रोल करता है। मेलानिन, मेलेटोनिन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। मेलेटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ योर पीनियल ग्लैंड, ये जो आपको बेटा दिन में, अभी कितने सारे बच्चों को नींद आ रही होगी, अभी अचानक से चमक गए होंगे, मैम ने ऐसे पूछा होगा, तो खुली आंखों से सो रहे हैं, तो बेटा जी हमारा जो पूरा रिदम है ना, स्लीप वेक साइकिल, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेलेटोनिन, दिस इज मेलानिन पिगमेंट, ओके। मेलानोसाइट्स तो अफेक्ट्स स्किन
पिगमेंटेशन या इन जनरल जहां पे भी आपको पिगमेंटेशन दिखती है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है, यस हाँ। चलिए नंबर बेटा 3 हार्मोन, दैट इज PRL। ध्यान से देखिए, PRL लिखा है, PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। इसके बेटा 2 काम होते हैं। इसका टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट होता है मैमरी ग्लैंड्स, एंड इसके 2 काम होते हैं। एक लैक्टोजेनिक इफेक्ट होता है, लैक्टो का मतलब होता है मतलब मिल्क, जेनिक मतलब जनरेशन सिंथेसिस, तो मिल्क की सिंथेसिस भी करवा सकता है। एंड बेटा जी मैमोट्रोफिक इफेक्ट, अगेन ट्रोफिक का मतलब मैम ने क्या बताया? ग्रोथ, तो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा सकता है। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास बेटा, टू दी पॉइंट बात करिए और देखिए मामला कितना सरल हो जाता है। तो हम कह रहे हैं इसका टारगेट है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में बेटा इसका काम क्या है? लिख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी लिखिए। लैक्टोजेनिक काम भी है एंड गाइस मैमोट्रोफिक काम भी है। लैक्टोजेनिक मैमोट्रोफिक, लैक्टोजेनिक मिल्क सिंथेसिस, इजेक्शन कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। सिंथेसिस कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन। एल्वियोलर सेल्स में आपको पढ़ाऊंगी, आपके मैमरी ग्लैंड्स में होती है, पढ़ाऊंगी बाद में, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना। बट वो जो डिटेलिंग है ना बेटा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। अगर यहां तक आप लोगों का बेटा डन डनाडन डन हो गया है तो प्लीज कृपया करके एक थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी। जो आपके बेटा स्किन पिगमेंटेशन, थोड़ा एसी ठंडा कर देना युगल। बेटा किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं गाइस? डन डनाडन डन कर लिया सारे बच्चों ने? आगे बढ़ जाएं। लॉट्स ऑफ लव बेटा, लॉट्स ऑफ लव। सबने कर लिया? चलो अगला नेम टारगेट, चौथा हार्मोन हो जाएगा। चौथा हार्मोन बेटा क्या होगा? वही सेम चीज है बेटा, चौथा हार्मोन हो गया TSH। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है भाई। TSH, सारी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है वैसे, ये अभी आप थायराइड ग्लैंड में भी इसका इंपैक्ट पढ़ोगे। दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है बच्चों, टारगेट क्या होगा? ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड। एक तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये काम आता है, और थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट और रिलीज करने के काम में आता है। थायराइड ग्लैंड जब भी आपको मैं पढ़ाऊंगी तो थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे हॉर्मोन्स आप पढ़ोगे, जिसमें से 2 हॉर्मोन्स मेजरली आपको पढ़ने हैं, जिन्हें आप ओवरऑल थायराइड हॉर्मोन्स कहते हैं। किसे कहते हैं थायराइड हार्मोन? T3 पढ़ाऊंगी और T4 पढ़ाऊंगी। ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्रा आइडोथायरोनिन, T3 एंड T4, इन दोनों को साथ मिला के बेटा क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन। थायराइड का एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, नीट में आया हुआ सवाल भी है ना। लेकिन ये जो T3 है और T4 है ना बेटा, T3 एंड T4 ओवरऑल थायराइड हार्मोन्स। तो इन थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन एंड रिलीज को कंट्रोल करता है ये TSH। और जरा सा भी ऊपर नीचे होता है ना तो पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है कि हाइपोथैलेमस से TSH RH रिलीज होगा कि नहीं, वो थायराइड आपके पिट्यूटरी से TSH को रिलीज करवाएगा कि नहीं, T3 T4 की जरूरत है या नहीं, पूरा हार्मोनल फीडबैक है जो अभी आप आगे डिसऑर्डर्स जब पढ़ोगे थायराइड ग्लैंड के तो आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो टारगेट क्या है बेटा? टारगेट है थायराइड ग्लैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
ऑफ थायराइड। पता है ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्वाइटर हो जाता है भाई। ग्वाइटर तो सबने सुना होगा ना भाई, सुना है कि नहीं? सब बोलो। ग्वाइटर इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। कई लोगों को लगता है कम थायराइड हार्मोन की वजह से हो रहा है, कई लोगों को लगता है ज्यादा थायराइड की वजह से हो रहा है। एक्चुअल में ग्वाइटर कैन बी एनी ऑफ दीज सिचुएशंस। ज्यादा थायराइड है या कम थायराइड है वो अभी आप पढ़ोगे। ग्वाइटर का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर बहुत ज्यादा टीएसएच भी हो जाता है ना, जिसका काम ही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो बहुत ज्यादा टीएसएच अगर आपके थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा ना तो एनलार्जमेंट हो सकती है। पढ़ोगे अभी, रेगुलेशन में वेट करना। साथ साथ थोड़ा सा आप ओवरऑल बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें अगर ऐसी कंसेप्चुअल होती है ना तो साथ साथ में इसीलिए समझना भी चाहिए, इसे आगे काम आएगा ये, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ T3 एंड T4, जिन्हें हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, फ्रॉम थायराइड। ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है, इसे लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, बट कोई नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम बेटा अगला हार्मोन कौन सा पढ़े? अगला हार्मोन पढ़ते हैं नंबर 5 हार्मोन। नंबर 5 हार्मोन पढ़ लेते हैं एसीटीएच। एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है बेटा? एडरीनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन। जिसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन कौन था? ACTH-RH। इसका बेटा टारगेट क्या होगा? एडरीनो। अब देखो, जब मैं तुम्हें एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगी तो एड्रिनल ग्लैंड भैया बहुत बड़ा है। एड्रिनल ग्लैंड में बाहर वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला पोर्शन होता है मेड्यूला। मेड्यूला के हार्मोन्स कई बार आप आगे पीछे भी पढ़ चुके हो, मैंने ही पढ़ाया अभी आपको। मेड्यूला के हार्मोन्स होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, यानी कि एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जिसे इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज हो गए, जैसे ही नीट पास आने लगेगा तो तुम खुद ही समझ जाओगे बेटा, ठीक है ना। तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, गूज बम्स आने लगते हैं बेटा, सांसें तेज हो जाती है, इमरजेंसी हार्मोन्स, मेड्यूलरी हार्मोन्स होती है। कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला हिस्सा। जब मैं कॉर्टेक्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो आप पढ़ोगे कॉर्टेक्स में भी बड़े अलग अलग लेयर्स है बेटा। कॉर्टेक्स में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जो पहली बारी बच्चे पढ़ रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा, तो अभी हम वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम पढ़ाएंगे आपको आगे। आपको अभी ये समझना है कि एड्रिनल ग्लैंड में बाहर वाले हिस्से को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है ना। एसीटीएच का बेसिकली पता है क्या काम होता है? देखो क्या लिखा है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एक्चुअल में कोर्टिकोट्रोफिक इसीलिए बोला क्योंकि कॉर्टिकॉइड्स की रिलीज करवाता है, कॉर्टिसोल की रिलीज करवाता है ये बेसिकली आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से। आपको ये बेटर समझ में आएगा जब मैं एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप पॉइंट ऐसे लिख लेना, एड्रीनो आया एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली उसका जो कॉर्टेक्स एरिया होता है ना, उसमें से वो एक हार्मोन को रिलीज करवाता है, कॉर्टिसोल, ठीक है ना। समझ में आ रही है बेटा बात? यस। तो यहां पे हम लिखते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि आपके बेटा किडनीज के ऊपर है, स्पेसिफिकली प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ cortisol from adrenal cortex। ठीक है भैया, 5 हार्मोन्स हो गए। 6th हार्मोन क्या पढ़ेंगे हम? 6th हार्मोन बेहद ही प्यारा एक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में होता है या फीमेल में होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। भर भर के इसकी सारी ज्ञान की बातें हमें करनी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट क्या है बता दो एक बार। भाई तुम अपनी नॉलेज बता दो मुझे, आज बता ही दो। बोथ, ठीक है ना। अब जो बच्चे सिर्फ मेल लिखे हैं, आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा तो कोई लिख ही नहीं सकता, इतना ब्लंडर, लेकिन लिखते हैं, है ना। कमेंट्स में देखोगे तो लिखते हैं ऐसा बच्चे। तो अगर आप देखोगे भाई, आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल फीमेल दोनों में होती है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है।
दोनों में होती है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका टारगेट होता है गोनाड्स, और गोनाड्स में मेल में ऑब्वियस सी बात है बेटा ये टेस्टिस पर एक्ट करेंगे, और फीमेल में बेटा ऑब्वियस सी बात है ये ओवरी पे एक्ट करेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो चाहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, दोनों मेल फीमेल में मौजूद होते हैं। ऑफ कोर्स इनका टारगेट गोनाड्स ही होता है, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी। और देखो डिटेल में तो बहुत सारी बातें तुम्हें पढ़नी है, डिटेल में तो बहुत सारी बातें तुम्हें पढ़नी है, बट बेसिकली अभी तुम्हें बेटा एड्रीनो टी आई मिस हो गया ना, कॉर्टिको। सुनो डिटेल में बहुत सारी बातें पढ़ोगे, बट अभी के लिए तुम्हें क्या समझना है बेटा, सुनना। तुम्हारी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है फीमेल के केस में समझना बहुत इजी है, क्योंकि देखो एक चीज अब देखो जिनको बिल्कुल नहीं आता है ना उनको भी समझ में आएगा। मैं एक डायग्राम भी बना के तुम्हें समझाऊंगी। हमारी बॉडी में क्या होती है बेटा, गोनाड्स होती है, ओवरी होती है, ठीक है ना। हमारी ओवरीज के अंदर बेटा हम पढ़ते हैं ना पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक अंडा रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है, मंथली साइकिल जो चलती है ना। तो ये जो हम कहते हैं कि हमारी ओवरी में से एग रिलीज हो रहा है, oogenesis चल रही होती है, हमारे ओवरी के अंदर ना बेटा फॉलिकल्स होते हैं, ऐसे समझो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। तो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाने का काम, नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारी oogenesis जो हम पढ़ेंगे, गैमीट फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है, गैमीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो हमारी जो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है ना बेटा वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। हमारे केस में, फीमेल के केस में ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और मेल के केस में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस को एग्जैक्टली कैसे करवाता है बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जनरेशन ऑफ स्पर्म, बात खत्म। कैसे करवाता है डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं, इन केस ऑफ बेटा मेल प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब आप बेटा डिटेल में पढ़ोगे ना, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मेल के टेस्टिस के अंदर ना बेटा दो प्रकार के मेन आप सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक आप पढ़ेंगे बेटा, दो तो क्या बहुत सारे सेल्स के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि आप एक पढ़ते हैं मेल जर्म सेल जहां से आगे जाके स्पर्म बनेगा। एक आप पढ़ेंगे लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल, अभी उसका नाम भी आएगा। एक सेल के बारे में आप पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सर्टोली सेल्स। एक्चुअल में ना बेटा आप यहां पे भी लिख सकते हैं, ये जो FSH होती है ना, ये आपके मेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती हैं जिन पर ये एक्चुअल में एक्ट करता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म्स को, बहुत सारे काम करती है, ये उन सेल्स पर एक्चुअली एक्ट करता है और कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। आप लिख सकते हो वैसे यहां पे कि इट एक्चुअली बेटा एक्ट्स ऑन सम स्पेसिफिक सेल्स। मेल के टेस्टिस में सर्टोली सेल्स होते हैं बेटा जी, बहुत सारे फंक्शंस करता है ये सर्टोली सेल्स। तो एक, अभी तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ नहीं रहे हैं कि इसके सारे फंक्शंस हम लिखेंगे, बट जस्ट लाइक दैट यू कैन राइट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल एंड एक्चुअली दैट्स हाउ बेटा indirectly and directly it will help in the formation of sperm या it will help in spermatogenesis। बहुत सही बात है मैम। जब ओवरी पे यही FSH एक्ट करता है तो मैम सिंपल सी बात है, promotes growth and development, promotes growth and development of follicles, growth and development of follicles। बेटा जैसे कि ना मैं आपको छोटू सा एक ओवरी का डायग्राम बना के बताती हूं, छोटू सा एक ओवरी का डायग्राम बना के बताती हूं, ठीक है। ऐसे एक ओवरी बनाई मैंने, इसके अंदर बेटा ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल होगा, कुछ टर्शरी फॉलिकल होगा, कुछ फिर सबसे बड़ा वाला फॉलिकल होगा ग्राफियन फॉलिकल। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं बता रही हूं। और इनके अंदर हमारा जो एग होता है ना बेटा, ओवा या oocyte बोलते हैं एग्जैक्टली, इनके अंदर वो बेटा एग मौजूद होता है। कौन सी स्टेज में है उसकी जरूरत नहीं है, बेसिकली आपको बस टेक्निकली क्या समझ में आ रहा है बेटा डायग्राम को देख के, टेक्निकली मैम ये समझ में आ रहा है ये फॉलिकल बड़े हो रहे हैं, ये
छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। इनको बड़ा कौन कर रहा है बेटा? इनको यहां पे बड़ा यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करती है, यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करती है। समझ में आ रही है बात? अब बेटा इस फॉलिकल को फटना भी है, क्योंकि इसमें से बेटा क्या रिलीज होना है? इसमें से रिलीज होना है ओवा। तो क्योंकि मैं आगे आपको यही टॉपिक अभी पढ़ाऊंगी कि दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी का हम पढ़ते हैं, जिन्हें गोनाडोट्रोफिन ही कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ गोनाडोट्रोफिन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज आल्सो अ गोनाडोट्रोफिन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पता है क्या करेगा फीमेल में? जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल्स को ग्रो कराते हैं, अल्टीमेटली इस फॉलिकल को टूटना है, क्योंकि इसी में से ओवा रिलीज होगा। ओवा नहीं रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। बट मैं अभी बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जा रही हूं, क्योंकि मैं अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रही हूं। तो कुछ बच्चे बिल्कुल फैल जाएंगे कि ये सेकेंडरी oocyte क्या बता दिया। होंगे बेटा कुछ बच्चे जो शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है उनके लिए तो चिंता वाली बात नहीं है, बट जस्ट ऐसे समझो कि जो भी आपका एग जिस भी स्टेज में मैच्योर फॉलिकल के अंदर है ना बेटा, इसको तोड़ के बाहर निकालना है हमें। इसको तोड़ने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करती है, एनसीईआरटी में यहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना? तो मैं आगे क्योंकि अभी आपको पढ़ाऊंगी ही, तो मैं इस डायग्राम में तुम्हें बता देती हूं कि मैम ये तो आपने क्या बताया, ये आपने फॉलिकल्स बताए, ये आपने प्राइमरी फॉलिकल बताया, ये आपने सेकेंडरी वाला फॉलिकल बताया, ये आपने टर्शरी वाला फॉलिकल बताया, और सबसे जो मैच्योर फॉलिकल बताया वो आपने ग्राफियन फॉलिकल बताया। इससे ज्यादा मैच्योर ये फॉलिकल अब बेटा जी नहीं हो सकता। तो मैम यही ग्राफियन फॉलिकल बेटा जी जब टूटेगा ना, तो यही ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होती है। अब देखो ये जब रप्चर करता है ना बेटा, अरे यार एक तो ये बोर्ड यार, जब ये रप्चर करता है ना बेटा, जब ये टूटता है तो मतलब एग तो रिलीज हो जाती है, बट इसके टूटने के बाद ना इसकी बची कुची जो बॉडी होती है वो एक पीले रंग का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सो इसको तोड़ा किसने? इसको तोड़ती है पिट्यूटरी की अगली हार्मोन, जो मैं नेक्स्ट पेज में लिखवाऊंगी। इसे तोड़ती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अगर तुमसे फंक्शन पूछा जाए या बेटा आपके फंक्शंस पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल, यानी सबसे जो बड़ा फॉलिकल है ना बेटा, सबसे मैच्योर फॉलिकल को तोड़ेगी। ठीक है? दूसरा, ओव्यूलेशन कराती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है ओव्यूलेशन में, अभी लिख लेना। और बेटा कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म कराती है। जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा, क्या आपको समझ में आ गई बात? एक थम्स अप दे दो बेटा मुझे, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बेटा आगे बढ़ती हूं। गाइज मैं ना आपको बिल्कुल बेटा, देखो जिसको नहीं पढ़ना बेसिक्स, तो आप बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, फिर आप तो खुद से पढ़ लीजिए बेटा, या जहां से आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, बट हम बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे। नो मैटर आपको कितना आता है या आपको नहीं आता है, ठीक है ना? वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग बेटा। बैच में आए हैं, सब चीजें पढ़नी है आपको। डन 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 डन। इसका नाम भी मैं लिख देती हूं बेटा। इस येलो स्ट्रक्चर को बोलता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना? यस, शानदार बेटा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत 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 जबरदस्त। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। अब अगला हार्मोन बताते हैं मैम, नंबर 7। सेवेंथ हार्मोन हो गया मैम हमारा LH। इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग। Z वाला भी बेटा स्पेलिंग लिखा जाता है ल्यूटिनाइजिंग में, S भी लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट, बोथ आर करेक्ट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तभी तो ल्यूटियम नाम आया है। ठीक है ना? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टारगेट क्या है? अगेन बेटा गोनाड्स, अगेन गोनाड्स। मेल के केस में टेस्टिस एंड फीमेल के केस में बेटा ओवरी। पहले टेस्टिस में ये क्या करता है मैं एग्जैक्टली पहले आपको वो लिखवाती हूं, अब समझो। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करते हैं ना, तो देखो मेल के केस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने मेल्स के टेस्टिस में मौजूद सर्टोली सेल्स पर एक्ट किया, जिससे उससे स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट किया। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पता है क्या करती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को मेल्स में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, ICSH, वेरी इंपॉर्टेंट।
interstitial cell stimulating hormone. In case of male, LH is also known as ICSH. अब मेल के टेस्टिस के अंदर बेटा, मैंने बोला ना टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। वहां पे टेस्टिस के अंदर बेटा आप पढ़ोगे कुछ सेल्स होते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्पर्म एक्चुअल में जिनमें सिंथेसाइज होता है जिसके अंदर, उन स्ट्रक्चर्स के बाहर मौजूद कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है आपके लेडिग सेल्स, या उन्हें कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल। ये उन इंटरस्टिशियल सेल्स पर काम करते हैं, लेडिग सेल्स पर काम करते हैं। और आपको पता है जो मेल में इतनी जो सारी बेटा हार्मोनल काम होते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज एंड्रोजन, द मेन एंड्रोजन। मैम की आवाज बदल गई ना थोड़ी सी, एक्चुअली मैं बताने वाली थी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन है ना, कहां से आए गाइस? ये आए इसी लेडिग सेल से। ये जो लेडिग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है ना, इसी लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से वो मेल हार्मोन एंड्रोजन्स निकलते हैं। सबसे मेजर जो एंड्रोजन होता है उसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन है। कहां से रिलीज हुआ? लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से, जो मेल के टेस्टिस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और इससे ये रिलीज किसने करवाया? इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, ठीक है। लिख लेते हैं यार। सो acts on Leydig cells, या इसे कहते हैं बेटा इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स in testis that further secretes male hormone एंड्रोजन, और ब्रैकेट में लिख लो मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और यहां पे बेटा हम लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल फीमेल दोनों में होता है, एंड्रोजन्स मेल फीमेल दोनों में होते हैं। कृपया करके बेटा वेट कीजिए, मेल के अंदर भी बेटा ईस्ट्रोजन्स तुम्हें दिखते हैं, लेकिन उसके लिए आप वेट कीजिए, जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाऊंगी तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। अब मैं एक पॉइंट यहां पे और ऐड करने वाली थी ना, इन मेल्स इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी वजह से तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। ऐसे लिख लो ना, हेंस ऑल्सो नोन एज ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, खत्म। और अब बात करते हैं बेटा, यही जब फीमेल में काम करता है तो इन फीमेल ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन ओवरी। आप ऑलरेडी फंक्शन जानते हैं, क्या करेगा बेटा, ये LH जो होगा, LH एक्ट्स ऑन किस पर? जो सबसे बड़ा फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, उस पे काम करेगा। इसको क्या कराएगा बेटा? रप्चर, इसको तोड़ेगा, क्या हो जाएगी? ओव्यूलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम, खत्म। डन कर लीजिए बेटा जी, डन कर लीजिए। साथ के साथ सारी चीजें लर्न होती गई बेटा। अभी देखो एनसीईआरटी की रीडिंग, मैं इसको क्विकली आपको ना 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज भी करा दूंगी, ठीक है। हाउ क्या लिखा है? डन। रप्चर का मतलब होता है तोड़ना बेटा, रप्चर मतलब तोड़ना, ठीक है ना। रप्चरिंग मीन्स ब्रेक डाउन। एवरीबॉडी डन 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 डन, एवरीबॉडी डन 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 डन।
लास्ट के कुछ चंद मिनट्स, देखो 2:22 बज रहे हैं, 2:22। वैसे तो कई लोगों के करियर के 12 भी बज रहे हैं, लेकिन अभी जो टाइम स्क्रीन पे हो रहा है दैट इज 2:22 गाइज। आई डोंट नो इफ इट इज अ लकी टाइम और नॉट, ठीक है ना। अरे लकी टाइम है, पूरा मांग लेते हैं भगवान से, फिर रजाई ओढ़ के सो जाएंगे, अभी ठंड का मौसम आ रहा है, लकी टाइम है, सब मिल जाएगा, 11-11 पे विश मांग लेंगे, मैनिफेस्ट हो जाएगा गाइज, है ना। चलिए शुरू करें एवरीबॉडी। देखो सारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो चुके हैं, अब हम पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स करेंगे जो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले एक बारी हमको एक रिवीजन कर लेते हैं, मेरे साथ में रिवीजन कीजिए। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन जनरल बॉडी पार्ट्स पे काम करता है, आपकी ओवरऑल इलोंगेशन ऑफ बोन, आपकी हाइट में लंबाहट करने के काम में आता है, तो आपकी हाइट बड़ी होती है अगर ग्रोथ हार्मोन सही से है। फिर हम बात करते हैं बेटा आपके प्रोलैक्टिन की, जिसको PRL कहा जाता है, इसका टारगेट होता है मैमरी ग्लैंड, लैक्टोजेनिक भी है यानी कि मिल्क की सिंथेसिस भी करवाता है, मैमोट्रोफिक भी है यानी कि मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है। MSH को कहा जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट होता है मेलानोसाइट जो यूजुअली आपके स्किन में मौजूद होते हैं, इसका काम होता है मेलानोसाइट्स से मेलानिन पिगमेंट की बेटा सिंथेसिस या सिक्रीशन करवाना, मेलानिन डिस्ट्रीब्यूशन से आपका स्किन पिगमेंटेशन जो होता है वो डिफाइंड होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का काम होता है थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करना, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और थायराइड ग्लैंड से T3 T4 यानी कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशंस या रिलीज को करवाना। फिर ACTH हम पढ़ते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH का काम होता है एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करना, स्पेसिफिकली एड्रीनल ग्लैंड में भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से वो एक हार्मोन को रिलीज करवाता है कॉर्टिसोल, दैट इज अ टाइप ऑफ कॉर्टिकॉइड। फिर हम पढ़ते हैं बेटा जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों को गोनाडोट्रोफिन्स कहा जाता है, दोनों मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल में काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करवाना, क्योंकि ये सर्टोली सेल्स नाम के एक सेल्स पर एक्ट करता है जिसकी मदद से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट होती है। इन केस ऑफ फीमेल ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, फॉलिकल मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, ताकि फॉलिकल्स बड़े होते रहे ओवरी के अंदर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के केस में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहलाता है ICSH, इसका काम होता है बेटा लेडिक सेल्स यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करना जो टेस्टिस के अंदर ही मौजूद होते हैं, इनसे ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाते हैं यानी कि मेल हार्मोन को रिलीज करवाते हैं। फीमेल के केस में इसका काम होता है मैच्योर फॉलिकल के अंदर ऊपर एक्ट करना, ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करना, उसको तोड़ देना, रप्चर करवा देना, टूटने से ओव्यूलेशन हो जाती है, और बेटा जो बची कुची उसकी टूटने के बाद जो बची कुची बॉडी बचती है ना बेटा, एग मतलब सेकेंडरी उस साइड तो रिलीज हो गया, जो बची हुई बॉडी वो येलो कलर की एक बॉडी बनाती है कॉर्पस ल्यूटियम। दिल बनाओ नलायको, काले दिल वालो ओ मत बनाओ, कोई बात नहीं, करते रहो कंजूसी। ऐसा तुम्हारे बेटा जीवन के चक्र में तुम्हें बेटा कंजूस लोग मिलेंगे जीवन में, प्यार मोहब्बत में एकदम कंजूसी दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो एनसीईआरटी की रीडिंग तो बेटा तुम्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ के हाथ पैर बांध के तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करानी पड़ेगी, वरना तो तुम बेटा खुल जाओगे, है ना। हाथ से तुम निकले हुए हो पहले से बेटा, है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा बांधने की यहाँ पे जरूरत है, तो तुम्हें बांधते हुए चलना पड़ेगा गाइज। बांधते हैं तुम्हें और एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड की देखिए, यही कल हमने बनाया था, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स न्यूक्लियाई होती है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है ना। चलिए काफी सारे दिल आ चुके हैं, आप एनसीईआरटी की रीडिंग सारे बच्चे अपनी एनसीईआरटी खोलिए, चाहे जितना मर्जी आपने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, बट फिर भी एनसीईआरटी को रीड कीजिए। कहां लोकेटेड है? एक बोनी कैविटी में। किसकी बोनी कैविटी में मैम? स्फीनॉइड की। क्या बोलते हैं इसे? सेल आर्टरिका। अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। कल कई बच्चे कह रहे थे ना ये स्टॉक लिखो, यहां पे स्टॉक दिया हुआ है ना, इनफंडिबुलम लिख लो, स्टॉक का नाम इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, ठीक है ना, लिख लो यहीं पे। एनाटॉमिकली यानी इंटरनली बेटा ये डिवाइडेड होता है इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं बेटा, न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो पार्ट्स होते हैं इंटरनली, दो लोब्स हैं इनके पास, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। डिस्टालिस इज कॉमनली नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो लिख लो, इसे नोट्स में ऐड कर लेते हैं क्योंकि इंटरमीडिया हमारे केस में ऑलमोस्ट मर्ज्ड है ना, तो लिखा हुआ है पार्स डिस्टालिस इज कॉमनली नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि सारे हार्मोन्स आप इसी के पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्योंकि इंटरमीडिया हमारा फ्यूज होता है, इसी को हम कॉमनली नोन एज, लिख लो यहीं पे, इसी को कॉमनली नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। बात भी गलत नहीं है क्योंकि मैम ये वाला तो मर्ज हो जाता है ऑलमोस्ट, और जितने भी हार्मोन्स हम पिट्यूटरी के पढ़ते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के पढ़ते हैं, वो डिस्टालिस से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है मैम, सही बात है।
अब देखो हार्मोन्स क्या क्या लिखे हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन, एमएसएच यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या लिखा है, हाउएवर इन ह्यूमंस, क्या लिखा है सपोलो, हाउएवर इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टालिस, लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसमें एक ही लोब हम पढ़ते हैं इसीलिए उसको पार्स नर्वोसा भी कह सकते हो। ऑल्सो नोन एज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, कल लिख चुके हैं ऑलरेडी, एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली मतलब ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होगा ना, न्यूक्लियाई से बना, न्यूक्लियाई से बनने के बाद बेटा जाके एक्सॉन टर्मिनल पे स्टोर होगा, हेरिंग बॉडीज बोलते हैं उन्हें। क्या ही दिया हुआ, फिर डिसऑर्डर दे दिए, ओवर सिक्रीशन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, अभी मैंने बताया नहीं है ये। यहां से देखो कहां दिया है, प्रोलैक्टिन, ये डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, देखो प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स, बहुत रैंडमली दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। प्रोलैक्टिन एज यूजुअल, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड यानी कि मैमोट्रोफिक इफेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क यानी कि लैक्टोजेनिक इफेक्ट। आप चाहो तो यहाँ पे लिखते रहो बेटा, ऐसे करके एनसीईआरटी को जब तुम खुद रीड करते हो तो लिख लिया करो, लैक्टोजेनिक एंड मैमोट्रोफिक। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, सही बात है। एसीटीएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स। अब तुम पूछोगे मैम स्टीरॉइड तो आपने नहीं बताया है, स्टीरॉइड्स मैं आपको बताऊंगी बेटा, हार्मोन्स के नेचर होते हैं, कुछ प्रोटीनिशियस होते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, अभी पढ़े नहीं है, बताऊंगी मैं आपको, ठीक है ना। कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब बोलोगे कि मैम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी तो आपने नहीं बताया है, एक्चुअली में चैप्टर ना इन्होंने कनेक्ट कर दिया है पहले ही, जो मैंने कॉर्टिसोल बताया ना, दैट कॉर्टिसोल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अच्छा चलो तुम्हें याद होगा वैसे, पर मैं पूछती हूं, तो मैंने मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बताया बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो भी मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स का तुम्हें हार्मोन बताया। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ना अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर से अलग अलग टाइप के कॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस होते हैं, किसी को सेक्स कॉर्टिकॉइड कहते हैं, किसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जैसे कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, और एल्डोस्टेरॉन उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है मैम ने नहीं पढ़ाया, आगे भी मैम बताएंगी। कॉर्टिसोल जो मैम ने आपको बताया ना बेटा, वो कॉर्टिसोल इज एक्चुअली अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझ में आ गई बात, दैट इज एक्चुअली अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। LH एंड FSH बेटा स्टिमुलेट गोनाडियल एक्टिविटी, गोनाड्स पर काम करता है, इसीलिए इसे गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, ट्रोफिक हार्मोन। इन मेल्स LH क्या करता है, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस, यहीं पे लिख सकते हो, टेस्टिस में स्पेसिफिकली लेडिक सेल से ये करवाता है। इन मेल FSH एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑब्वियसली बेटा देखो FSH ने क्या किया, FSH ने स्पर्मेटोजेनेसिस करवाई, किस पर एक्ट करके, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करके। सिर्फ और सिर्फ सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी हो जाएगी, जब आप टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एंड में, तो टेस्टिस में जो ये आप हार्मोन पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, मेल में जितनी भी मेल लाइक आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है, मसल्स दिख रहे हैं, मसल बेल्ट दिख रहा है, आपको बियर्ड दिख रहा है, हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, अग्रेसिवनेस दिख रही है, लो पिच ऑफ वॉइस, सब कुछ ये टेस्टोस्टेरोन करता है, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहीं ना कहीं यहां से कंट्रोल होती है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसा थोड़ी है कि मैंने अगर एक ही हार्मोन का ही फंक्शन लिखा है तो वो कहीं और से कंट्रोल नहीं हो रहा। ये तो मैक्सिमम बेटा, ये पॉइंट तो अधिकतर बच्चों को पता है कि मेल हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा, है ना। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, मैंने बताया जो सबसे मैच्योर फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, उसको तोड़ेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड बाय द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। ये जो मेंटेनेंस वाली बात है ना, ये हम अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक से कनेक्टेड टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, जब ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ता है ना, बट लिखा है तो मैं समझा रही हूं आपको, जब ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ता है, ओव्यूलेशन हो गई, इसकी जो रेमिनेंट्स है, रेमिनेंट मतलब बचा कुचा हिस्सा, उसने वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाया और बनाए रखने का भी काम करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका मतलब होता है मेंटेन, कैसे, क्यों, क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम। बनाती भी है और इसको बनाए रखने का भी काम करती है, मेंटेन करने का भी काम करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना। यस एब्सोल्युटली राइट शालू, प्रेगनेंसी के केस में, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के केस में होता है। आगे देखो बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन
स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। यस, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन मेलानोसाइट, जो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, लिख चुके हैं। ऑक्सीटोसिन हम कल कर चुके हैं। एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शंस। इट कॉजेज विगरस, विगरस मतलब बहुत ज्यादा तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटरस एट द टाइम ऑफ बेटा चाइल्ड बर्थ। कॉन्ट्रैक्शंस कब होते हैं? जब बच्चे का जन्म होना होता है। एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, इसीलिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इसीलिए बर्थ हार्मोन, ठीक है ना। वैसोप्रेसिन के बारे में भी हम कल पढ़ चुके हैं। इट मेनली एक्ट ऑन द किडनी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है बेटा, एंड इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आपकी, सॉरी, वैसोप्रेसिन ने आपके बेटा सोडियम की वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाई। स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आपके डिस्टल टिब्यूल से करवाया, आपके कलेक्टिंग डक्ट से भी कराता है, आपके बेटा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से भी कराता है। एंड देयर बाय रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। तभी तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला, अपोजिट ऑफ डायूरेसिस, वाटर का लॉस नहीं होने दे रहा, ठीक है ना। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब देखो यहाँ पे एक बीमारी दी हुई है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम ऑलरेडी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच results in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration, known as diabetes insipidus। बोला किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाए, इम्पेयरमेंट हो जाएगी, नहीं होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर का लॉस हो जाएगा, डायूरेसिस हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। अभी बेटा हमें 2 डिसऑर्डर्स और पढ़ने हैं, ठीक है ना। 2 डिसऑर्डर्स और पढ़ने हैं जो यहां पे बेटा दिए हुए हैं। सुपर इजी, बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा सा बस ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। बहुत इजी है, कुछ भी रटना नहीं है, काफी सरल है। फ्लो चार्ट में करेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कॉपी छोटी है, ज्यादा चौड़ी पोर्ट्रेट नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे ना बेटा, पार्ट्स में कर लेना। जैसे मैं क्या करा रही हूं ना, ऐसे करके करा रही हूं। अगर पोर्ट्रेट में जगह है ना, तो आप ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, जैसे एनसीईआरटी में समझाया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे करना है। हम डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन करने वाले हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन। मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता रही हूं, जो बेसिक टर्म्स ना बेटा हम आगे भी पढ़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स मैम? हाइपो सिक्रीशन, सीक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, टेढ़ा हो गया, हाइपोसिक्रीशन, ये बहुत कॉमन टर्म्स है दैट वी विल बी यूजिंग फॉर ऑल द ग्लैंड्स, ठीक है ना। एंड एक साइड पे हम लिख रहे हैं बेटा हाइपर सिक्रीशन, आओ, हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। एक कंडीशन है व्हेन देयर इज मोर सिक्रीशन, एंड एक कंडीशन है व्हेन देयर इज लेस सिक्रीशन, एंड वन कंडीशन इज मोर। हाइपर मतलब हाइपर ऑस्मोलैरिटी, हाइपो ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सेम मतलब है मोर। अब मैम देखो एनसीईआरटी ने ना बेटा हाइपोसिक्रीशन में केवल डॉर्फिज्म दिया हुआ है, दूसरा वाला नहीं दिया हुआ, बट आप इसको इसी तरीके से करना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो मैं आपको बता रही हूं अभी। यार देखो हाइपोसिक्रीशन ना 2 टाइम पे हो सकते हैं, लेस सिक्रीशन, और देखो पहले समझा देती हूं, फिर लिखवा देती हूं, फिर समझा दूंगी। और हाइपर सिक्रीशन भी ना बेटा 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा सिक्रीशन या कम सिक्रीशन, 2 कंडीशंस में होते हैं, समझो इसे। ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन प्यूबर्टी से पहले भी हो सकता है, यानी आपके बचपन में, चाइल्डहुड में, और प्यूबर्टी तक, चाइल्डहुड में नॉर्मल था लेकिन प्यूबर्टी के बाद कम हो गया। सेम हाइपर के लिए भी है, ज्यादा सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का प्यूबर्टी के पहले भी हो सकता है, यानी चाइल्डहुड से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, और प्यूबर्टी के बाद भी बेटा ज्यादा हो सकता है, दैट इज हाइपर। तो समझ में आ गई, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी हाइपोसिक्रीशन, बिफोर प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी हाइपर सिक्रीशन, जिस बेसिस पर आपके अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं। तो पहले तो कितना इजी है इसे समझना,
कि एक कंडीशन मैं बोल रही हूं ड्वार्फिज्म, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, this is not given in NCERT, that is called as acromicria. This is given in NCERT, gigantism. Again, इसमें से PYQs आए हुए हैं, and this is also given in NCERT, acromegaly. तो पहली बात तो आप खुद से लिख लीजिए कि कौन सी कंडीशन कब होगी। पहले तो बेटा आपको ये याद होना चाहिए ना कि ड्वार्फिज्म कम या ज्यादा सिक्रीशन से है, जाइजेंटिज्म कम या ज्यादा सिक्रीशन से है। वैसे किसी सपोले को नहीं भी पता होता ना बेटा, जाइजेंटिज्म वर्ड सुन के तो उसको समझ में आ रहा है, जाइजेंटिज्म मतलब जाइंट मतलब बड़ा, है ना, समझ रहे हो। तो वैसे अगर आपको यहां पे लिखना है तो बिफोर प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी की कंडीशन सबसे पहले लिख लो कि अगर मैं कह रही हूं ड्वार्फिज्म ना, तो लेस ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी, और बिफोर प्यूबर्टी का मतलब क्या है बेटा, आपके चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो आपकी एक्रोमाइक्रिया, जाइजेंटिज्म, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी यानी कि अगेन चाइल्डहुड में, एंड यहां पे हम बोलते हैं इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी। और पता है इसके लिए मैं खासकर बताना चाहती हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके लिए कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। आफ्टर प्यूबर्टी तो छोड़ दो, ये तो डायग्नोज ही नहीं हो पाता बहुत जल्दी। एक्रोमेगाली जो मैं बता रही हूं कि प्यूबर्टी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसी हाइट की इलोंगेशन होनी थी, जैसी ग्रोथ होनी थी हड्डियों की, वैसी हो रही है। ये ना डायग्नोज नहीं हो पाता, डिटेक्ट नहीं हो पाता, और क्योंकि डिटेक्ट नहीं हो पाता ना इसीलिए पता नहीं चलता, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। एक्रोमेगाली यूजुअली मिडिल एज में पता चलता है, मिडिल एज में होता है, एंड यूजुअली इट इज अनडिटेक्टेबल एंड अनडायग्नोज्ड। और क्योंकि ये अगर अनडायग्नोज रहा, आपने टाइम पे पता करके ट्रीटमेंट नहीं किया, तो ये इवन इट माइट कॉज बेटा प्रीमेच्योर डेथ, उम्र से पहले ही डेथ भी हो सकती है ऐसी सिचुएशन में, समझ रहे हो। तो ये आफ्टर प्यूबर्टी तो है ही, तो यहां पे मैं लिख देती हूं यूजुअली इन दी मिडिल एज एंड ऑफन अनडायग्नोस्ड, या फिर कहो और डिफिकल्ट टू डायग्नोज, जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है डिफिकल्ट टू डायग्नोज, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं तो याद रखने हैं बेटा। डिफिकल्ट या अनडायग्नोज्ड रहता है, डायग्नोस्ड इफ नॉट ट्रीटेड टाइमली, तो प्रीमेच्योर डेथ का मतलब होता है उम्र से पहले ही डेथ हो जाना, प्रीमेच्योर डेथ में अकर, प्रीमेच्योर डेथ में आकर, समझ में आ गई बात। तो मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए लिखा और इसको स्टार मार्क कर रही हूं बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे तो बेसिक पॉइंट लिखा है मैंने सबको कंपेयर करके, ग्रोथ हार्मोन अगर प्यूबर्टी से पहले कम है यानी कि चाइल्डहुड में कम है, बचपन से कम है तो आपकी ड्वार्फिज्म, बचपन से अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो जाइजेंटिज्म, अगर प्यूबर्टी के बाद कम हो गया ग्रोथ हार्मोन तो एक्रोमाइक्रिया, माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है ना। एक्रोमिगैली, मिगैलो का मतलब होता है लार्ज, हेपेटोमिगैली मतलब लिवर एनलार्जमेंट, स्प्लीनोमिगैली मतलब स्प्लीन का एनलार्जमेंट, समझ लो। मिगैली मींस लार्ज, माइक्रो मींस स्मॉल। आफ्टर प्यूबर्टी अगर बेटा अगर आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, अब होगा क्या बेटा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, ग्रोथ हार्मोन का काम है हाइट लंबी करना, अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन से ही कम है तो बेटा हाइट बहुत छोटी रह जाती है। जैसे सर्कस के जो बौने हैं, दोज आर ड्वार्फिज्म, उनकी बेटा बुद्धि वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, बुद्धि तो यहाँ स्पैमर्स की खराब है बेटा और कुछ लोगों की खराब है, समझ रहे हो ना। उनकी सिर्फ हाइट ही शॉर्ट होगी, उनकी बोन की जिस टाइम पे ग्रोथ होनी थी, इलोंगेशन होनी थी, वो नहीं हो पाएगी बिकॉज ग्रोथ हार्मोन कम है। मेंटल सब कुछ बेटा सब कुछ सही है, आईक्यू वाईक्यू सब सही है, सिर्फ हाइट उनकी छोटी है। इन लोगों को बोला जाता है मिगेट्स। अभी मैं कुछ फोटोज भी लेके आई हूं बेटा, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप बिना फोटो देखे समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बेटा एक गूगल से निकाली है गाइस,
ग्यूगल, ग्यूगल से निकालिए हमने, तो दैट इज ऑफन रेफर टू एज मिगेट्स, मिगेट्स मींस वही ड्वार्फ, और इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है ना। सो ये है ओवरऑल हाइट अगर छोटी रह गई। एक्रोमाइक्रिया का मतलब होता है बेटा डिसप्रपोर्शनेट बॉडी है। डिसप्रपोर्शनेट बॉडी का मतलब देखो, जब तक प्यूबर्टी तक तो सब नॉर्मल था, जैसी जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी ग्रोथ हो गई बेटा, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट्स अगर आपको छोटे दिख रहे हैं, देखोगे आप ना, उनकी बॉडी बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। इवन एक्रोमेगाली में भी वही होता है। एक्रोमेगाली में भी ना, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद अचानक से ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, जब अचानक से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है ना, तो ऐसे ये जो अगर आप हाथ देखोगे वो अलग ही बेटा बड़े बड़े हाथ दिखते हैं, पाम जो अलग से ही बेटा लंबी दिखती है, नाक अलग से ही, समझ रहे हो, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स, फीट आपको लंबे लंबे दिखते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी इसमें भी, और वही पार्ट जो आपको बेटा बड़े बड़े दिख रहे हैं मेगाली के केस में, वही स्पेसिफिकली हाथ बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स जो छोटा होगा, तो दैट फेस को देख के आप पता लगा सकते हैं एक्रोमेगाली और एक्रोमाइक्रिया। तो डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी होती है, स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक हैंड, फीट, palm, they all remain smaller compared to the rest of the body, and वही वाले पार्ट्स जब लंबे हो जाते हैं compared to the rest part of the body, that is acromegaly। जाइजेंटिज्म क्या है, प्यूबर्टी के पहले ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो तगड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ी हाइट बढ़ जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा हाइट लंबी हो गई, हाइट छोटी हो गई, बहुत हाइट लंबी हो गई। डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी, डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी, डिस्प्रपोर्शनेट में स्पेसिफिक पार्ट्स बड़े हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स छोटे हैं, ठीक है ना। कुछ फोटोज हैं हमारे पास, एक बंदा नॉर्मल है, एक बंदा बेटा जाइजेंटिज्म है, गाइस कैन यू सी, एंड एक बंदा नॉर्मल है, एक बंदा माइक्रिया है, नॉर्मल हाथ, छोटू हाथ, ओके, दिस इज एक्रोमाइक्रिया एंड दिस इज बेटा एक्रोमेगाली। आप देख रहे हो हाथ भाई, ठीक है ना, जॉ देखो, तो दिस इज एक्रोमेगाली, ये मेगाली का केस है, एक्रोमेगाली। बोर्ड को देख रहे हो, सबसे पहले मौत आ रही है, इसे आप कह सकते हो दिस इज एक्रोमाइक्रिया, ठीक है ना। इसे आप क्या कह सकते हो, इन भाई साहब को जाइजेंटिज्म, ठीक है ना, और इनको आप क्या कह सकते हो, ड्वार्फिज्म। बट वेरी वेल ड्रेस्ड गाइज, वेरी वेल ड्रेस्ड, द कलर कॉम्बिनेशन इज क्वाइट नाइस, ठीक है। लिखो आप बेटा, बातें क्या कर रहे हो, चलो फटाफट से, इजी सी तो बात है। ड्वार्फिज्म इज बिफोर प्यूबर्टी, तो ओवरऑल हाइट कम हो गई। अच्छा सुनो, ऐसा क्यों हुआ पता है, माइक्रिया या आपकी मिगाली, अब जैसे मिगाली में ना, जब अब बोलोगे कि मैम ग्रोथ हार्मोन तो आपने कहा था हाइट तो एक स्पेसिफिक उम्र तक ही बढ़ती है, एक स्पेसिफिक उम्र तक ही हाइट बढ़ती है, तो डेफिनेट सी बात है एक स्पेसिफिक उम्र तक ही हाइट बढ़ती है। जब एक्रोमेगाली का केस होता है ना, ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के बाद आता है, तो वो चौड़ाई में बढ़ने लगते हैं, चौड़ाई में बढ़ने लगते हैं। और पता है इनकी डेथ क्यों हो जाएगी अगर आप टाइमली इसको ट्रीटमेंट नहीं करते, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, समझ में आ रही है बात। तो चौड़ाई में बोन्स बेटा बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, लंबाई में नहीं बढ़ रहे हैं, चौड़ाई में, ठीक है ना। ओवरऑल हाइट छोटा ऑफन referred to as मिगेट्स, ठीक है। एक्रोमाइक्रिया डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी, डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी, स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक feet, hands remain smaller. Overall height is more. और एक्रोमेगाली आप फेस देख के यूजुअली पता कर सकते हैं, जॉ बहुत प्रोट्रूडेड होता है, लंबा होता है, ठीक है ना। इसमें बोलेंगे अगेन डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी, disproportionate body, feet and jaw elongated, that's
8 पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, वो कराऊंगी। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, वी विल स्टार्ट बेटा टुमारो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लेंगे तो भाई एक पानी, ऐसे नोट कर लेना यार जल्दी बेटा। फिर अभी पहले आपको बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, थम्स अप दे देना बस मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वाइट इजी, बट मैं एनसीईआरटी की पहले रीडिंग कराती हूँ आपको, फिर बेटा हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है ना। तो ये सर्कस के जो बौने आप यूजुअली बेटा इस्तेमाल करते हैं, और मैं बोलू ना मेंटल आईक्यू नॉर्मल, आपको पता है थायराइड हार्मोन में आपको पढ़ाऊंगी, यूजुअली जब थायराइड हार्मोन्स बेटा कम होता है ना, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है टिश्यू डिफरेंशिएशन में, अगर किसी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है ना बचपन में या प्रेगनेंसी में, फीमेल में जो चाइल्ड है, फीमेल में जो चाइल्ड है बोल रही हूं, जो बच्चा है, अब मैं पढ़ाऊंगी क्रिटिनिज्म का जो केस होता है, उसमें आईक्यू लेवल बेटा कम हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी तो आप समझ ही रहे हो किसमें और कम है ना, बताने की तो जरूरत है नहीं, चैट्स ऑन करूंगी तो बता ही दोगे, लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, ठीक है। चलिए देखिए, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ओवर मतलब हाइपर सिक्रीशन, स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म, बहुत ज्यादा लंबी हाइट हो गई, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। लो सिक्रीशन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ, मतलब पुअर ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब होता है आफ्टर प्यूबर्टी, मैंने लिखवाया है स्पेशली इन मिडिल एज, कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, यानी अगेन डिसप्रपोर्शनेट बॉडी, डिसफिगरमेंट मतलब आपको कुछ पार्ट स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इलोंगेटेड लगते हैं, स्पेशली ऑफ फेस, मैंने आपको बताया ना फेस देख के आप बहुत इजीली पता कर सकते हो कि ये भाई एक्रोमेगाली का पेशेंट है, लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड, और ये भी बोला है हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेज, ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी इयर्स अंटिल चेंजेस इन द एक्सटर्नल फीचर्स बिकम नोटिसेबल, बोला कि पता ही नहीं चलता है अंटिल एंड अनलेस आप जब तक इसे नोटिस कर पाओ, तो बोला कि अनडिटेक्टेड रह जाता है जब तक कि आप उन फीचर्स में चेंजेस को नोटिस कर पाओ, एंड इट माइट कॉज प्रीमेच्योर डेथ। आई होप आज जितना भी कंटेंट आपको पढ़ा, पिट्यूटरी बड़ा ग्लैंड था बेटा, बड़ा ग्लैंड था टॉपिक वाइज भी, आई होप आज जितना आपको पढ़ाया गया है आपको एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर हो गया है। कल थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, जो भी ग्लैंड से हम शुरू करेंगे कर लेंगे बेटा, देखी जाएगी। रिवाइज भी वैसे तो मैं साथ के साथ कराते हुए चली हूं, बट ठीक है, चलिए ठीक है। एंड वो क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चंस कर लें, कुछ क्वेश्चंस तो बेटा हम उसमें भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, पोल में। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, अरे यार चैट्स क्यों ऑफ कर रही हूं मैं, अच्छा मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो मैं बताती हूं, ये जो वीडियो कॉल का आपने बोला है ना, ये मैं अभी बताती हूं, है ना, पहले आप इसे करिए। कहां प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं हुई है क्या, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेफर्ड टू एज डक्टलेस ग्लैंड्स, बिल्कुल सही बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेफर्ड टू एज डक्टलेस ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नहीं बेटा कुछ डिफ्यूज सेल्स भी होते हैं जो मैंने आपको बताया था, दिस इज फॉल्स। इनवर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन, नहीं, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विद large नहीं few hormones। scientific definition of hormones include non-nutrient chemicals that act as intercellular messengers, बिल्कुल सही बात है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डीपीपी में भी सेम क्वेश्चन है क्या, मुझे नहीं पता है भाई कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं कर लो यहाँ पे, ऑप्शन डी। कितने प्रतिशत भारतीयों का सही आंसर आया होगा, ये क्या किया है तुमने, और करो स्पैमिंग, ये इतने कलरफुल आंसर्स कैसे हैं। अच्छा 34% बच्चों ने बी आंसर दिया है,
ए को तुमने बेटा फॉल्स बताया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या तो तुमने ए और बी आंसर दिया है ना, नहीं नहीं हो नहीं सकता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रेफर टू एज डक्टलेस ग्लैंड्स, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? हाँ, करेक्ट कर लिया क्या तुमने? चलो एनीवे, चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी आंसर दे दो बेटा फटाफट से। हाइपोथैलेमस स्टोर्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, गलत बात है। हाइपोथैलेमस नहीं स्टोर करता, पिट्यूटरी स्टोर करता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना बेटा, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है ना, यही तो सिली मिस्टेक्स करके आओगे बेटा एग्जाम में। बहाने मत मारो कि ब्लंडर देख लिया, ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर तो कर दिया है, तुम्हारे पास टाइम है ना, चुपचाप से करो। गोनाड्स और ऑर्गेनाइज ग्लैंड्स में ही आप पढ़ते हो टेस्टिस और ओवरीज को। सोमैटोस्टैटिन यानी ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, नहीं इनिबिट करेगा तो फॉल्स हो गया। GnRH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, सही बात है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो A एंड C इज इनकरेक्ट बेटा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 अभी अभी पढ़ा है और पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH की अगर डेफिशिएंसी हो जाए या वैसोप्रेसिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज इंसिपिडस, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा, ये तो कर लोगे तुम, अभी पिट्यूटरी का तो आपने पढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, तुम यहां पे मार्क कर लो, मैं साइड से करती हूँ। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट ग्रोथ, ए का हो गया 4, वैसे एक ही ऑप्शन में दिया है 3। प्रोलैक्टिन क्या करेगा? स्टिमुलेट द मिल्क प्रोडक्शन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ACTH क्या करेगा? सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर 3 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 5, क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है मैम। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम एड्रीनल मेड्यूला फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, बाकी सारी बात सही है। फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन कहता है फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोफिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एन अर्ली एज कॉजेज ड्वार्फिज्म इन द पेशेंट। अर्ली एज में नहीं हुआ, ट्रू स्टेटमेंट है। प्यूबर्टी के पहले नहीं हुआ तो हाइट छोटी रह जाएगी। रीजन बिकॉज सोमैटोट्रोफिन हार्मोन स्टिमुलेट द बॉडी ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ द बोन्स, रीजन भी बिल्कुल सही है, बिकॉज इसका काम है कि बॉडी ग्रोथ करवाना, इलोंगेशन ऑफ बोन्स करवाना। इसीलिए अगर बेटा ये फेल हो जाए तो आपकी, बिकॉज इफ बेटा दिस विल नॉट सीक्रेट, फेलियर ऑफ सिक्रीशन, तो यही वाली चीज नहीं होगी। बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब कैल्सिटोनिन वाला आपने नहीं किया है क्योंकि आज हमने कैल्सिटोनिन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अच्छा, आज तो क्लास खत्म हो गई है अभी। आप में से, अच्छा तुमको क्या लगता है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती? हाँ, यूट्यूब में वीडियो थी कहीं जहां क्या बोलते हैं, बच्चे कह रहे हैं मैम ने तो लक्ष्य के बैच में वीडियो कॉल कर दिया, हमारे बैच में तो मैम ने वीडियो कॉल नहीं किया। इतना हमने रिक्वेस्ट किया मैम को, पर मैम ने तो हमारी क्लास में किसी को कॉल भी नहीं किया। बेटा तुम्हारी क्लास में इसलिए वीडियो कॉल नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास समय कम रहता है भाई, ठीक है ना। कोई पार्शियलिटी थोड़ी है कि तुमसे प्रेम या मोहब्बत कम है, तुम्हारे पास समय की कमी है बेटा। जब कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे जिंदगी में मैंने 2 ही बार वीडियो कॉल किया। जिंदगी मतलब यहां वाली जिंदगी में, PW में मैंने 2 ही बार वीडियो कॉल लगाया। समय ही नहीं होता। उस दिन लक्ष्य के बैच में टॉपिक जल्दी फिनिश हो गया था, मैंने कहा थोड़ा समय है तो थोड़ा वीडियो कॉल कर लेते हैं, इसीलिए वहां पे वीडियो कॉल किया था, ठीक है ना। तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता है बेटा। अगर किसी दिन ऐसा मौका बने ना कि कोई टॉपिक ऐसी जगह पे खत्म हुआ है कि नया शुरू नहीं कर सकते, लास्ट के 10 मिनट बचे ना, तो वीडियो कॉल करूंगी, ठीक है ना। और उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें इसलिए प्रॉब्लम है
कि कुछ बच्चे बेटा फिर दुखी हो जाते हैं, हमने नहीं किया मैम, हमने नहीं किया मैम। तो मेरे पे बहुत लोड हो जाता है भाई, बहुत प्रेशर, और इतने प्रेशर में मैं ऑलरेडी हूं कि अब ज्यादा प्रेशर में बेटा प्रेशर फट जाएगा, समझ रहे हो ना। चलिए अब आपको गाना सुनाते हैं और आपको टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। आज नहीं, अब अगली क्लास में, मेरी कंटिन्यूटी में बेटा क्लास भी है ना, खाना भी खाएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, पीपीटी भी बनाएंगे, फिर क्लास लेंगे ना बेटा। आज नहीं, जिस दिन ऐसा हुआ ना कि 2:45 पे क्लास खत्म हो गई, उस दिन करेंगे ऐसा, ठीक है। अरे करेंगे करेंगे जल्द। और तुम्हारे साथ में इन जनरल भी कुछ आपका ना, जिस दिन क्लास नहीं होगी ना, एक जनरल ऐसे आधे घंटे का ना ऐसे सेशन तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कशन का ले लूंगी किसी दिन। और तब तक मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे थोड़ा कनेक्टेड रहने की ज्यादा कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम, ताकि तुम लोग थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करो, ठीक है ना। चलिए, अनाउंसमेंट मैंने स्टार्टिंग में कर दी है, लेट ज्वाइन करते हो नलायक। अनाउंसमेंट के स्टार्टिंग में कर चुकी हूं मैं अनाउंसमेंट, लेक्चर खत्म होने के बाद देख लेना, लेट आते हैं ज्वाइन करते हैं सब, जिन्होंने लिखा है सब लेट ज्वाइन कर रहे हैं। गाना सुन लो जल्दी से, मेरे को वैसे भी गाना ज्यादा याद नहीं आ रहा, जो याद आ रहा है कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। रुको रुको मैं बताती हूं। मुझे याद तो नहीं आ रहा है बेटा, अब यही याद आ रहा है जो आ रहा है, ठीक है ना। मैंने तो धीरे से ख्वाबों के धागों से बांधा है हाथों को तेरे, मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे। तू एक मुसाफिर है, मैं कोई राह अनजानी, तू एक मुसाफिर है, मैं कोई राह अनजानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एक बात बताओ, एक बात बता के जाती हूँ। तुम्हें पता है मेरी मम्मी, सबकी मम्मियां बहुत प्यारी होती है, मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। मैंने कल एक गाना डाला था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब तुम्हारी क्लास में गाया हुआ है मैंने गाना, वो मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे डाला था। तो मेरी मम्मी का ना रात में मेरे को फोन आता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम से फेसबुक पे भी शेयर हो जाता है। तो मेरी मम्मी थोड़ा बहुत बेटा, थोड़ा बहुत हमारी फोटो और ये सब देखने के लिए वो फेसबुक चला लेती है कभी कभार, ठीक है ना। तो मेरी मम्मी का मेरे को कॉल आया कि सोमू मैंने तुम्हारा गाना सुना, तुमने कितना अच्छा गाना गाया। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, मुझे मेरे बच्चों से भी, स्टूडेंट से भी बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, या आप लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे लगता है, इसलिए आप लोग दिल खोल के बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। लेकिन मम्मी ने जो मेरी तारीफ की ना यार, और मुझे स्पेशली कॉल करके उन्होंने बोला, मैंने मम्मी को बोला यार मम्मी हमेशा बताया करो कि आपको कैसा लगा। मैंने आपको बताया था ना मेरी मम्मी को गाने का बहुत शौक था और वो कर नहीं पाई। तो मेरी मम्मी ने कल एक बात और कही कि सोमू मैं ना अब मैं ना गा नहीं पाती हूँ, मेरे सुर नहीं निकलते हैं, मैं ना भगवान करे अगले जन्म में ना सिंगर बनूं। मम्मी अपने लिए कह रही थी कि मैं ना भगवान करे अगले जन्म में सिंगर बनूं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था यार कितने कितने इनोसेंट होते हैं यार हमारे पेरेंट्स, ठीक है ना। मैं कुछ सोचती हूँ मम्मी के लिए ना कुछ प्लान करती हूँ यार, है ना, कि अभी मम्मी को कुछ सरप्राइज देते हैं कि घर में तो हारमोनियम रखा है जो मम्मी ने मेरे लिए खरीदा था, तो उनको गाना सिखाया जाए, क्या कहते हो, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। कुछ तो करेंगे उनके लिए, जो भी करूंगी ना बताऊंगी तुम लोग को, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में तुम लोग को लेक्चर कैसा लगा बेटा, जरूर बताना, और हम मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।